गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 के लिए। उत्तराखंड पीसीएस वाले भी इसके जीएस के प्रश्नों से हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं अपर सबऑर्डिनेट 28 दिसंबर तक एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से किसी एक फसल की बात हो रही है तो यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। और ऊपर दिया गया विवरण आपको बताना किसकी बात हो रही है इनमें से। जौ की, चना, मक्का या सोयाबीन। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है और खरीफ की फसल है। तो चना तो एलिमिनेट कर दीजिए, रबी की फसल है। सोयाबीन यहाँ खरीफ है, मक्का खरीफ है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? मक्का हो जाएगा, डी। तो जौ और चना ये दोनों की दोनों रबी की फसल हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। सोयाबीन का उपयोग जो है खाद्य तेल के लिए किया जाता है, यहाँ सही उत्तर इसलिए डी होगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है, अब बताइए किसको दी गई है? रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन विनोबा भावे का। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश में। अलग से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। नंबर 3 पर आ जाइए। किस 5 ईयर प्लान, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक चीज़ और, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेरोड डोमर मॉडल पर, बहुत पूछते हैं। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर, याद रखिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इस प्रश्न को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है काली मिट्टी। तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। भारत है कपास के पौधे का मूल स्थान। और दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई है। और यह एक खरीफ की फसल है। कपास एक खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। रबर की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? रबर एक भूमध्य सागरीय फसल है और इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, रबर एक भूमध्य सागरीय नहीं बल्कि भूमध्य रेखीय फसल है। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और चूंकि एक भूमध्य रेखीय फसल है ये, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी। 100 सेंटीमीटर से कम में तो काम नहीं चलेगा। डी है इसका आंसर। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। रबर जो है एक भूमध्य रेखीय फसल है, न कि भूमध्य सागरीय। ठीक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबर की फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और रबर का सबसे अधिक उपयोग होता है आपके मोटर गाड़ी के टायरों में और उनके ट्यूब बनाने में। तो 2-3 चीज़ें इससे जुड़ी, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता, ठीक है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उष्ण और उपोष्ण तापमान वाली जलवायु। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और भारतीय कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य करता है और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। इसकी कृषि की शुरुआत बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति चाय की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है? जीवाश्म रहित मृदा, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा और ह्यूमस युक्त मृदा। चाय की परिस्थिति के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? देखिए, ह्यूमस युक्त मृदा होनी चाहिए, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा होनी चाहिए, अच्छे जल निकासी वाली खेत होना चाहिए वो जहाँ ये खेती होती है चाय की, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए, जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए। ठीक है, रहित नहीं, गलत है ये। जीवाश्म और ह्यूमस युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है चाय की खेती करने के लिए। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र भारत में देखा जाए तो असम में सर्वाधिक, पश्चिम बंगाल है दूसरे स्थान पर, और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर? दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। ठीक है, और फिर तमिलनाडु है और केरल भी है। चाय की खेती जो है रोपण कृषि का एक उदाहरण है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे, और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्रों में जो है भली भांति अच्छे से फल फूलती है। जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, वर्षा की भी आवश्यकता होती है इसे, और जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, मतलब जो वर्षा का पानी है वो रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, वरना पौधा सड़ जाएगा इसका। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी जो कोमल पत्तियां होती हैं चाय की, उनके विकास में सहायक होती है, और चाय एक श्रम सघन उद्योग है। नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत जो है विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मूंगफली की बात करें, सरसों की करें, नारियल की बात करें, तिल की करें, सोयाबीन की करें, अरंडी की करें, अलसी की करें, सूरजमुखी की करें, तो भारत में उगाई जाने वाली ये मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विस स्टडी के। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। तो आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि एक खरीफ की फसल है। जो कौन? मूंगफली एक खरीफ की फसल है, जैसे कि मक्का खरीफ की फसल है। देखिए, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। एक चीज़ याद रखिएगा, तिल जो है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, और दक्षिणी भारत में जो तिल है वो रबी की फसल है। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि गन्ने की फसल के संबंध में दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, और भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत है, चीन है? चीन है या ब्राज़ील है? ब्राज़ील है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, भारत नहीं है, पहला वाला सही है। तो कथन एक तो सत्य है, क्योंकि गन्ना जो है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, और यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ब्राज़ील न कि भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में देखे जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में चावल उत्पादक? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और गेहूं का सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निर्वाह कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है, और यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर होती है, और यह श्रम प्रधान कृषि है, और फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर नहीं करती या होती।
देखिए, निर्वाह कृषि के संदर्भ में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये चौथा वाला गलत है। क्योंकि फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है, ठीक है, होती है। स्लैश एंड बर्न जो कृषि है, मतलब कतरन वाली, मतलब काटो, साफ करो, जलाओ, ठीक है, उसी को निर्वाह कृषि या आदिम कृषि भी कहते हैं। अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। तो भारत के कुछ भागों में अभी भी निर्वाह कृषि की जाती है और प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी आदि के द्वारा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। ये कृषि, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह कतरन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न कृषि है। तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करेगी ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मोटे अनाज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ये तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो अपना आंसर क्या होगा? डी। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, गलत तो कोई है नहीं, इसलिए सही उत्तर डी होगा। मोटे अनाज अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और जिस कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। देखिए, यद्यपि मोटा अनाज इनको बोलते हैं, परंतु इनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है। उदाहरण के तौर पर रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन मिलेगा, आपको कैल्शियम मिलेगा और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे और साथ में गाय भैंसों के लिए भूसी भी मिलेगी, मवेशियों के लिए। नंबर 14 पर आ जाइए। गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? क्या बिल्कुल है, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं। ये गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली हो गई धान चावल, ठीक है, धान या चावल, और देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में आई नहीं उगाई जाती है। यह रबी की फसल है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, याद रखिएगा। चावल खरीफ की है। गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश। देखिए, 20 प्रश्न ऐड किए मैंने इसमें। इन टेस्ट को करने के बाद आप जो फसल से संबंधित प्रश्न हैं, अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया 2 से 3 बार, तो गलत नहीं होंगे। चाहे वो चाय से बने, कपास से बने, चावल से बने, गन्ने से बने, मक्का से बने, रबी की फसल से, खरीफ की फसल से, जायद की फसल से। तो 15वां प्रश्न क्या कहता है? भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? रबी और खरीफ दोनों, खरीफ और जायद, केवल रबी केवल खरीफ। मतलब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, उसकी, इस वाले भाग में। तो केवल रबी की फसल के लिए जो है ये उपयोगी होती है। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वार्षिक वर्षा रबी फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। और रबी के अंदर जो कौन कौन सी फसलें हैं वो तो पता ही होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई भी योगदान नहीं करती? मटर तो करता है, मूंग करता है, चना करता है, लेकिन अरहर यानी तुर दाल नहीं करती। तो फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाती हैं, लेकिन अरहर नहीं। प्रश्न क्रमांक संख्या 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? रबी को ढूंढ लीजिए, खरीफ का आंसर अपने आप निकल जाएगा। चना रबी की फसल है, एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड को हटा दो, थर्ड को हटा दो, थर्ड को हटा दो, ठीक है। इससे मत हटाइए क्योंकि इसमें थर्ड है ही नहीं।
यही आंसर है इसका। सोयाबीन खरीफ, बाजरा खरीफ, मक्का खरीफ। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल सबसे पहले तो, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मक्का, उड़द, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। वैसे तो सारी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है और जायद फसलों में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियों और चारे की खेती की जाती है। क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है? पहला वाला सही है? देखिए, पहला दूसरा दोनों के दोनों सही है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब जायद की फसलें हैं। सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी की, खरीफ की और दूसरी तीसरी जायद की। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अलग से इस लाइन पर प्रश्न कई बार बनाया एग्जाम में। ये पता होना चाहिए कि रबी की फसल कब बोई जाती, कब काटी जाती, ठीक है, और खरीफ की कब बोई जाती है और कब काटी जाती। देखिए, खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को कहते हैं जायद, और जायद फसलों में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियों और चारे की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाना रोपण कृषि हो गई है। तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। कैसी खेती है? वाणिज्यिक खेती है। और इस प्रकार की खेती में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, मतलब इंटरफेस है। अब अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या कहता है कि कतरन पढ़ेंगे, इसको कर्तन पढ़ेंगे। चलिए, कर्तन दहन प्रणाली, मतलब स्लैश और बर्न की बात हो रही है। देखिए, इसमें अनेक नामों से इसको जाना जाता है। आपको बताना है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रदेश वो गलत है। तो दहिया मध्य प्रदेश में, पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में और झूम हो गई उत्तर पूर्वी भारत में। तो अगर 3 ऊपर ABC बाउंसर मार रहा तो ये तो पड़ा ही होगा अपने नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती बोलते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया बोलते हैं, ये भी सही है। और पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, ये भी सही है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। देखिए, ये जो है एरिया अपना, यह है वेस्टर्न घाट, तो यहाँ इसको कुमारी नहीं बोलते, सॉरी, ये जो एरिया है यहाँ इसको कुमारी नहीं बोलते, कुमारी यहाँ बोलते हैं वेस्टर्न घाट में। यहाँ पूर्वी घाट लिखा है ना, तो गलत है, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कर्तन दहन प्रणाली कृषि जो है भारत में अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे बेबर या दहिया इसको मध्य प्रदेश में कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहा जाता है, झारखंड में इसको कुरबा कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में पेंडू अथवा पेंडा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सी वाला गलत है, सी वाला सही नहीं है, क्योंकि कुमारी जो है वो पश्चिमी घाट में कहा जाता है, इस वाले पार्ट में, पूर्वी घाट में नहीं। और पश्चिमी घाट की बात हो रही है तो पश्चिमी घाट से प्रश्न बनता है, कभी कभी याद रखिएगा, कि पश्चिमी घाट भारत के किन राज्यों में फैला है। तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु को गिन लीजिए, ठीक है। कुछ लोग तमिलनाडु को छोड़ देते हैं और गुजरात को भी छोड़ देते हैं, महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात से लेकर काउंट कर लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 1 2 3 4 5 6 में फैला है, ठीक है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। धन्यवाद।